हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट पढ़ेंगे, जिसको पैसिव डिफरेंशिएटर भी बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या कंटेंट्स हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, तीसरा है लिमिटेशंस ऑफ आरसी डिफरेंशिएटर, उसके बाद लास्ट है एप्लीकेशंस ऑफ आरसी डिफरेंशिएटर। आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट एक सीरीज कनेक्टेड आरसी सर्किट होता है जिसमें दो पैसिव कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, एक रेजिस्टेंस और दूसरा कैपेसिटेंस। इस वजह से इसको पैसिव डिफरेंशिएटर भी बोला जाता है। और आउटपुट वोल्टेज इस सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया जाता है, जबकि आरसी इंटीग्रेटर सर्किट में हमने देखा था कि आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस लिया जाता है। आरसी डिफरेंशिएटर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो आरसी टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आरसी इंटू डी बाई डी टी ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है। तो क्योंकि आरसी एक कांस्टेंट है तो आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल होगा। जो आरसी डिफरेंशिएटर होता है वो आरसी हाई पास फिल्टर की तरह भी काम करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है। तो यहाँ से क्या होगा, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। और क्योंकि इसमें इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर के सीरीज में कनेक्टेड है, तो लो फ्रीक्वेंसीज पे जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होता है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है, तो उस वजह से हम लोग को आउटपुट नहीं मिल पाता। तो लो फ्रीक्वेंसीज को ये सर्किट पास नहीं करता इसलिए। और अगर फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होती हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है। तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा हाई फ्रीक्वेंसीज पे तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसीज पे आउटपुट हम लोग को इस सर्किट में मिलेगा। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ये सर्किट पास कर सकता है, इसीलिए एज ए हाई पास फिल्टर ये वर्क करता है। अब आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं। इस लूप में हम लोग IT करंट एज्यूम कर लेंगे, इसको लूप नंबर 1 मान लेते हैं। तो लूप 1 में KVL लगाएंगे तो क्या मिलेगा, VIT माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है 1/C IT dt, उसके बाद माइनस IT इंटू R इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं तो आ जाएगा VIS इज इक्वल टू 1/SC इंटू IS प्लस IS इंटू R। क्योंकि इंटीग्रेशन टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है 1/S होता है, इसीलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन dt वाले टर्म को 1/S से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे 1/SC IS उसके बाद प्लस IS इंटू R आ गया है। IS को कॉमन लेंगे तो IS इंटू 1/SC प्लस R इज इक्वल टू VIS हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से IS निकाल लेते हैं। IS कितना हो जाएगा, VIS इंटू SC डिवाइडेड बाय RSC प्लस 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देख रहे हैं इस सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है। तो VOT को किस तरह से लिख सकते हैं, IT इंटू R लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो VOS इज इक्वल टू IS इंटू R आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से IS की वैल्यू पुट करेंगे तो VIS इंटू SC इंटू R डिवाइडेड बाय RSC प्लस 1 आएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन से हम लोग RSC को कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से आ जाएगा VOS इज इक्वल टू VIS डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/RSC आ जाएगा। अब अगर RC टाइम कांस्टेंट को हम लोग वेरी मच स्मॉलर देन t ले लेते हैं, देन जो 1 है डिनोमिनेटर में वो नेग्लेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू 1/S इंटू RC। तो जो आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन है वो आएगा VOS इज इक्वल टू VIS इंटू S इंटू RC आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, RC
इंटू एस इंटू वी आई एस। अब हम लोग जानते हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस कितना होता है, डी बाई डी टी होता है। तो जब इस इक्वेशन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आउटपुट वोल्टेज वी ओ टी इज इक्वल टू आर सी इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी आई टी आएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन है आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट का। ये जो आरसी है ये टाइम कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएटर कहलाता है, और क्योंकि ये कांस्टेंट होता है आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ वी आई टी होगा। मतलब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये कंडीशन तभी आ रही है जब हम लोगों ने आरसी टाइम कांस्टेंट को वेरी मच स्मॉलर देन टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल लिया है। नेक्स्ट हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ आरसी डिफरेंशिएटर निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया है। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग को वी ओ एस इज इक्वल टू वी आई एस इंटू एस इंटू आर सी डिवाइडेड बाय एस आर सी प्लस 1 मिला था। अब हम लोग जानते हैं कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। तो वी ओ एस डिवाइडेड बाई वी आई एस इज इक्वल टू एस इंटू आर सी डिवाइडेड बाय एस आर सी प्लस 1 आ जाएगा। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स निकालना है। उसके लिए इस इक्वेशन में एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर दें तो क्या मिलेगा, वी ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाय वी आई ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाय जे ओमेगा आर सी प्लस 1 आ जाएगा। अब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज जो होगा गेन होगा सर्किट का या फिर ट्रांसफर फंक्शन होगा। ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग एच एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एच एफ क्या हो जाएगा, वी ओ ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाय वी आई ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा आर सी होल डिवाइड बाय जे ओमेगा आर सी प्लस 1। अब इस इक्वेशन में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ रख देंगे तो एच एफ इज इक्वल टू जे 2 पाई एफ आर सी होल डिवाइडेड बाय जे 2 पाई एफ आर सी प्लस 1 आ जाएगा। अब इस ट्रांसफर फंक्शन का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ आ जाएगा 2 पाई एफ आर सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई एफ आर सी होल स्क्वायर प्लस 1। अब इस इक्वेशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ को 0 मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। वैसे ही अगर एफ को हम लोग एफ एच के बराबर मान लेते हैं, एफ एच क्या है 1/2 पाई आर सी है, तो अगर f की जगह 1/2 पाई आर सी पुट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ हम लोग को 1/√2 मिलेगा विच इज इक्वल टू 0.707। वैसे ही अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी मच ग्रेटर देन एफ एच होगा, अगर इस एफ एच की वैल्यू से फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होगी, उस कंडीशन में हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ जो है इक्वल टू 1 मिलेगा। अब इन वैल्यूज का यूज करते हुए हम लोगों मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स बना लेते हैं आरसी डिफरेंशिएटर का। तो ये मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है जिसमें हम लोगों ने गेन को या फिर ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी 0 है उस समय मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ कितना है, 0 है। और जब फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एफ एच के बराबर है 1/2 पाई आर सी के बराबर है, उस कंडीशन में जो गेन है 1/√2 विच इज इक्वल टू 0.707 आया है। और जब फ्रीक्वेंसी वेरी मच ग्रेटर देन एफ एच हो गई है उस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आएगा। ये एफ एच है, इसको हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आरसी डिफरेंशिएटर बोलते हैं या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आरसी हाई पास फिल्टर बोलते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ या मैग्नीट्यूड ऑफ गेन जो है 1/√2 हो जाता है या फिर 0.707 हो जाता है। इस मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स से हम लोग दो इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी लेस देन 1/2 पाई आर सी होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 पाई एफ आर सी आएगा। अगर वही फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1/2 पाई आर सी होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
1 आएगा। तो इस मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन FH है तो उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ HF या मैग्नीट्यूड ऑफ गेन जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बोडे प्लॉट बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड और फेस एंगल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हम लोगों ने एट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ HF कितना निकाला था, 0 निकाला था। अगर इसी को हम लोग डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ HF इन डेसिबल्स जो है उसको -इन्फिनिटी लिया जा सकता है। और जब f इज इक्वल टू FH होगा विच इज इक्वल टू 1/2πRC, इसको हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ HF कितना आया था, 1/√2। इसी को हम लोग 20 log ऑफ 1/√2 करेंगे तो HF इन डेसिबल कितना होगा, -3 dB आएगा। तो इसीलिए इस FH वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब जब फ्रीक्वेंसी वेरी मच ग्रेटर देन FH होती है उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ HF 1 के बराबर आता है और इसी को हम लोग डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 dB होगा। 20 log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है तो 0 dB मिलेगा। फेस रेस्पॉन्स के लिए फेस एंगल निकालेंगे तो फेस एंगल फाई इज इक्वल टू π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स 2πf RC आएगा। अब इस इक्वेशन में अगर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो फेस एंगल +90 डिग्री आता है। अगर इसी इक्वेशन में f इज इक्वल टू FH इज इक्वल टू 1/2πRC रख देते हैं तो फेस एंगल +45 डिग्री आता है। वही अगर फ्रीक्वेंसी वेरी मच ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH होता है तो फेस एंगल 0 डिग्री आएगा, क्योंकि ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री होता है तो ये 90 और ये 90 0 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज का यूज करते हुए मैग्नीट्यूड और फेस रेस्पॉन्स बना लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है। मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स में एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में लेते हैं लॉगरिथमिक स्केल में, और वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड ऑफ HF को डेसिबल्स में लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 0 है उस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ HF होगा या गेन होगा डेसिबल्स में वो हाई नेगेटिव वैल्यू होगी। वही जब फ्रीक्वेंसी FH के बराबर है यानी कि फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर है उस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ HF है या फिर गेन है वो -3 dB आएगा। और जब f वेरी मच ग्रेटर देन FH हो जाता है उस कंडीशन में जो HF का मैग्नीट्यूड है डेसिबल्स में वो 0 dB हो जाता है। उसके बाद फेस रेस्पॉन्स पढ़ते हैं। फेस रेस्पॉन्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस में फेस एंगल को डिग्रीज में रिप्रेजेंट किया है और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में लॉगरिथमिक स्केल में लिया है एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 है उस कंडीशन में जो फेस एंगल है वो +90 डिग्री आया है। जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH है उस कंडीशन में जो फेस एंगल है वो +45 डिग्री आया है। और जब फ्रीक्वेंसी वेरी मच ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH है उस कंडीशन में जो फेस एंगल आया है वो 0 डिग्री आया है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ RC डिफरेंशिएटर सर्किट। सबसे पहला है इट हैज स्मॉल टाइम कांस्टेंट फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। इस RC डिफरेंशिएटर सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है RC वो बहुत ही छोटा होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली एक ट्रू डिफरेंशिएटर की तरह काम कर सके। तो अगर RC इज वेरी मच स्मॉलर देन टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल T होगा तभी जाके आउटपुट वोल्टेज जो है प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट सिग्नल हम लोग को मिलेगा। ये हम लोगों ने डेरिवेशन के समय ही देखा था। इसीलिए जो RC डिफरेंशिएटर का टाइम कांस्टेंट है उसको छोटा रखना होता है ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। सेकंड है गेन इज लेस देन यूनिटी। जब हम लोग गेन का इक्वेशन निकाले थे तो हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम गेन जो होता है RC डिफरेंशिएटर का वो 1 होगा आइडियल केस में, लेकिन हमेशा गेन जो है लेस देन यूनिटी ही आता है। इसके वजह से जो आउटपुट सिग्नल है उसमें एटेन्युएशन आ जाता है, मतलब आउटपुट सिग्नल में लॉस आ जाता है। फिर द आउटपुट इज लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट ओनली व्हेन RC इज वेरी मच स्मॉलर देन T। अब RC डिफरेंशिएटर सर्किट में एक्चुअली जो आउटपुट सिग्नल है वो लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट नहीं होता है, लेकिन
आउटपुट को लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट करने के लिए हम लोग को आरसी टाइम कांस्टेंट को वेरी मच स्मॉलर देन टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल टी लेना होता है, तभी जाके आउटपुट इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट आता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस सर्किट का। इन्हीं लिमिटेशंस के वजह से हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर सर्किट यूज करते हैं, जिसमें एक एक्टिव डिवाइस ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया जाता है। तो इस सर्किट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट है एप्लीकेशंस ऑफ आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट। ये एज ए पैसिव हाई पास फिल्टर की तरह यूज किया जाता है। इसको एक्टिव फिल्टर्स में भी यूज करते हैं और डिजिटल सर्किट के क्लॉक सर्किट में भी इसको यूज किया जाता है। और लास्ट है एनालॉग कंप्यूटर्स में भी आरसी डिफरेंशिएटर का यूज किया जाता है। तो हो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।